दोस्तों, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का क्लास बहुत ही अमेजिंग होने वाला है एंड इट विल बी अ क्लास ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो माय नेम इज मोहम्मद तौसिफ इब्राहिम एंड यू आर वाचिंग इब्राहिम सर्स एडवांस मैथमेटिकल रिसर्च और इसका जो एड्रेस है दैट इज बिहाइंड सिया बाबू पेट्रोल पंप, पटना गया रोड, जहानाबाद। तो आप ऑफलाइन क्लास भी आ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई ऑनलाइन क्लास। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट सरफेस। अगर एक ट्रांसपेरेंट सरफेस पे लाइट फॉल करता है तो क्या होगा। अब देखो क्या हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्लास दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्लास का सरफेस है, ये वाटर भी हो सकता है, ठीक है, और जो उसका जो आउटर सरफेस है दैट इज अ एयर, वो एयर है। अब एक रे ऑफ लाइट, देखो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास, इस ग्लास के सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे दो फेनोमेना हो सकता है, या तो ये रे जो है रिफ्लेक्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा कुछ रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाए। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या है कि ये रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, यानी एयर से जो है वो ग्लास स्लैब में या वाटर में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे दो फेनोमेना हम लोग देख सकते हैं, लाइट इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया दैट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो हम लोग देखेंगे आगे। तो ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रे हो रहा है दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या हो रहा है, एयर से जब ग्लास में रे आ रहा है तो रे इज रिफ्रैक्टिंग, और रिफ्रैक्शन यहाँ पे रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इट्स अ बेंडिंग ऑफ द लाइट। लाइट जो है वो बेंड कर रहा है, कहाँ पे बेंड कर रहा है, देखो जब रेयर मीडियम से यानी एयर से जब ग्लास में आएगा तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लाइट जो है बेंड हो गया एंड इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है। अगर इसका हम लोग उल्टा कंसीडर करें, ग्लास से एयर में जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, नो कुछ रेज जो है वो एब्जॉर्ब हो सकता है बाय द सरफेस ऑफ वाटर और ग्लास। तो हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग जो प्रोसीड करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे। यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ भी देखने वाले हैं। तो पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपस में इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, यानी दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबको नजर आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो जो इंसिडेंट रे है, यहाँ पे जो रे इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे सब लोग देख रहे हैं, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और व्हाट इज अ रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये दो एंगल यानी एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन पे लाई करेंगे। अगर मान लो एक स्ट्रेट प्लेन दिया हुआ है तो रे ऑफ इंसिडेंस and ray of reflection and the normal all three will lie on the same plane। तो अब हम लोग ने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, नाउ वी आर कमिंग टू रिफ्रैक्शन, जो आज हम लोगों का मेन टॉपिक है रिफ्रैक्शन, वो हम लोग देखेंगे। तो एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम दिया हुआ है और दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दिया हुआ है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्या है, तो रिफ्रैक्शन ये होता है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर एक लाइट जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है,
क्या हो रहा है, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा है। सब लोग देख सकते हो, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो क्या होता है कि the speed of the light changes in the optically denser medium। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा तो इसका स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासेस अक्रॉस द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया कॉज्ड बाय चेंज इन स्पीड। तो जब स्पीड जब चेंज करेगा तो लाइट क्या होगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब कैसे डायरेक्शन चेंज करेगा, ये देखो, अगर एक लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम लोग देख सकते हैं बेंडिंग, देखो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो अगर एक लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और इसका अगर हम लोग कन्वर्स देखें कि अगर एक लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देख सकते हो, द लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कंडीशन याद रखना है कि अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आएगा तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे देख सकते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज आल्सो यूज्ड इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होता है कि रिफ्रैक्टेड रे जो है इट स्टार्ट्स बेंडिंग अवे एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक ऐसा पॉइंट आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाता है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इट बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस। जो सरफेस है उसके पैरेलल बन जाता है। दैट एंगल, दैट इंसिडेंट एंगल जहां पे ये रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो वो इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल एंगल। और अगर इंसिडेंट एंगल को हम लोग और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट होगा एंड द लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक एंड दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है आजकल हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हें चाहिए व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो प्लीज लाइक इन द कमेंट, प्लीज राइट इन द कमेंट कि सर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज होता है फॉर द हाई रेट, बिट रेट जो होता है डेटा का बहुत हाई होता है इस केस में, क्योंकि बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होता है लाइट का। हेंस वी आर एबल टू ट्रांसपोर्ट डेटा एट अ फास्टर रेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आएगा तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस कंडीशन में जो पर्पल कलर है दैट इज माय ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो अब हम लोग कुछ लॉज देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, उसको पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड की जगह यहां पर रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो यहां पर दिया हुआ है कि इंसिडेंट रे जो आ रहा है और रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, देख सकते हो सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सो देखा जाए कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंट and refracted angles and the refractive indices of the medium. So Snell's law क्या करता है, ये relate करता है, किस चीज को relate करता है, इंसिडेंट एंगल को। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, तो इंसिडेंट एंगल को रिलेट करता है और रिफ्रैक्टेड एंगल को रिलेट करता है। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच का एंगल, और किसको रिलेट करता है, और रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1।
जो इंसिडेंट रे जहां से आ रहा है वो मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और जो मीडियम 2 है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे। व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट इज स्नेल्स लॉ। सो स्नेल लॉ क्या करेगा, ये इंसिडेंट जो एंगल है, यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, इसको रिलेट करेगा रिफ्रैक्टेड एंगल का से। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल जो होता है इट इज अ एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है, what is the angle of refraction, it is the angle between the refracted ray and the normal। normal क्या है, normal to the plane of incidence। जो दो मीडियम यानी मीडियम 1 और मीडियम 2 जो है उसको वाटर सेपरेट कर रहा है, वाटर और एयर के बीच का एक लेयर है। तो वाटर को जो टॉप सरफेस है दैट इज कॉल्ड एज अ सरफेस ऑफ इंसिडेंस, जहां पे जिस पानी पे रे उतर रहा है, मान लो यहाँ पे पानी रखा हुआ है, वहां पे रे आ रहा है, तो एक्चुअली पानी पे आ रहा है, तो पानी के प्लेन पे आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखो मान लो अगर मीडियम 1 जो मेरा एयर है, मीडियम 1 क्या है, मेरा एयर है, अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरा मेरा मीडियम 2 है विच इज ऑप्टिकली डेंसर, लेट्स एज्यूम कि ये वाटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये ग्लास भी हो सकता है, ये रूबी भी हो सकता है, ये सफायर भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग विच इज डेंसर देन एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जो हो गया μ1 हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हो गया μ2 हो गया। अब स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि μ1 टाइम्स साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल मस्ट बी इक्वल टू μ2 टाइम्स साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहां पे क्या हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टाइम्स साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो क्या किया स्नेल्स लॉ ने, स्नेल्स लॉ ने जोड़ दिया, किस चीज को जोड़ दिया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 टाइम्स साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टाइम्स साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यही मैंने कहा था कि जो स्नेल्स लॉ है इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 एंड साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। अब हम लोग अगर ये मान लें कि पहला जो मीडियम है वो वाटर है, पहला मीडियम वाटर है, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, ठीक है। और जो मीडियम 2 है उसको हम लोग मान लेते हैं ग्लास, तुम मान सकते हो वाटर, यू कैन कंसीडर इट एनी मीडियम जो एयर से ज्यादा डेंसर हो। तो लेट्स अज्यूम इट्स अ ग्लास, वाटर भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। अब क्या होगा कि μ1 कितना हो जाएगा, चूंकि μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दैट विल बिकम 1 and that must be equal to mu, that is the refractive index of glass or water times sine of r, where r is a, what is r? R is a, yes, angle of refraction। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 times mu must be equal to sine of r divided by sine of I, so that is nothing but the Snell's law का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है। किसके लिए ये ट्रू है, ये ट्रू है जब मीडियम 1 मेरा एयर हो जाए। और यहां पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि म्यू जो होगा, म्यू एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। यानी यहां पे हम लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, है ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग नाप रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पे ये बात याद रखना है कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर जो है हम लोग मेजर कर रहे हैं और हम लोग उसको म्यू से ही डोनेट करेंगे। सो दैट इज स्नेल्स लॉ। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मीडियम में हम लोग देखेंगे। सो इट इज द एक्सटेंट टू विच द रिफ्रैक्टिव मीडियम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर ये एयर का है वो 1 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का होगा या पानी का होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। क्यों होगा, क्योंकि देखो ग्लास या वाटर इट इज डेंसर, ये ज्यादा डेंसर है, किससे डेंसर है, एयर से। तो होगा क्या कि जब लाइट विच इज अ पार्टिकल फोटोन है, जब एयर से डेंसर मीडियम वाटर में आएगा तो इट विल स्टार्ट फेसिंग रेजिस्टेंस, क्योंकि लाइट एक पार्टिकल है, इट ट्रेवल्स लाइक अ पार्टिकल। तो डेंसर मीडियम में आएगा तो इट विल स्टार्ट फेसिंग रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। तो जैसे ही डेंसर मीडियम में स्पीड डिक्रीज करता है तो लाइट क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और चेंज करके क्या करता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
लेकिन अगर मान लो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रहा है, मान लो पानी से जो है वो एयर में आ रहा है, तो पानी में क्या होता है कि लाइट को काफी रेजिस्टेंस मिलता है और एयर में कम रेजिस्टेंस मिलता है, तो एयर में लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो जैसे ही लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, इट विल चेंज डायरेक्शन एंड लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये 2 पॉइंट याद रखना है कि इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम denser to rarer to denser medium, it will bend towards the normal. If it is coming from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. ठीक है? So refractive index of the medium, please take out your notebook जो है नोट करना है इसको, ठीक है ना? Everything you have to write. So it is the extent to which the refractive medium increases or decreases the speed of light. So mathematically हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है? इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो मान लो अगर हमें जो है मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, सो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। so that will be equal to speed of the light in air divided by speed of the light in glass or water. ठीक है? तो that is called as a relative refractive index with respect to, so that is speed of the light in medium 1 divided by speed of the light in medium 2. तो that will become v1 upon v2. v1 जो है वो speed of the light in air है, यानी medium 1 है, और v2 जो है that is the speed of the light in glass or water. ठीक है? Now medium 1 जो है वो मेरा वैक्यूम है, वैक्यूम यानी एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, सो स्पीड, स्नेल्स लॉ हम लोग एक बार देख लेते हैं, स्नेल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये लेट्स सी दैट। तो मान लो मेरे पास एक मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, एक रे यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो क्या होगा अब ये इंसिडेंट एंगल बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू, इंसिडेंट रे विल मेक एन इंसिडेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। उसके बाद रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो गया एंड देयर विल बी अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जो एंगल होगा इट विल बी द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देख लेते हैं हम लोग कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल मस्ट बी इक्वल टू म्यू, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। So refractive index of medium 2 with respect to 1, यानी refractive index of medium 2 with respect to 1 क्या होगा, sin of I divided by sin of R, and that is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1। अभी तक हम लोग कंसीडर कर रहे थे medium 2 को as a medium that is called as a glass, और medium 1 को कंसीडर कर रहे थे हम लोग क्या, that we had been considering this as a air। Okay, so speed of the light in the incident medium, which is the medium 1, divided by speed of the light in the refracted medium, that is the medium 2, and that we call as a refractive index of medium 2 with respect to medium 1। Everyone got it? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, सर हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हो रहा है तो आई विल इलुसिडेट और ज्यादा अच्छे तरीके से और थोड़ा लंबा करके इसको समझाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इब्राहिम सर, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, एंड दैट विल गिव अस द करेज। और रेगुलर बेसिस पे हम लोग इस तरह के क्लास लाएंगे, ओके, फॉर द फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, फॉर बायो, फॉर मैथमेटिक्स। सो इट विल बी अ रिवॉल्यूशन फॉर यू टू प्रिपेयर फ्रॉम होम। घर से प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। प्लस टेस्ट सीरीज विल ऑल्सो बी देयर, सब हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, काफी कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो v1 डिवाइडेड बाई v2 हो गया। v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to 1 must be equal to velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, और बाकी सबका तुम देख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा का मतलब ये है कि लाइट की स्पीड
जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये होगा कि लाइट की स्पीड उसमें घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि ये एयर से ज्यादा डेंसर है। तो जितना जितना ज्यादा डेंसर होता जाएगा उतना ज्यादा लाइट की स्पीड घट जाएगी, लाइट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम लोग देख सकते हैं कि सफायर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.77 है और एयर जिसका अप्रोक्सीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो कौन ज्यादा डेंसर है? सफायर ऑफ कोर्स ज्यादा डेंसर होगा। तो लाइट की स्पीड कम किस में होगी? एयर में कि सफायर में? ऑफ कोर्स सफायर में होगी, क्योंकि सफायर ज्यादा डेंसर है। तो क्या होगा अगर एयर से लाइट रेज अगर सफायर में आएगी तो क्या होगा? द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा फॉर द ग्लास स्लैब, और यू कैन आल्सो डू दिस कि लाइट अगर एयर से सफायर में आएगी तो क्या होगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर एक लाइट सोर्स सफायर के अंदर रख दें तो जब सफायर से बाहर आएगी एयर में तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो ये तुम देख, मान लो एक आदमी पानी के अंदर है ना, पानी के अंदर है, तो पानी डेंसर मीडियम में है, तो उस आदमी को जब तुम बाहर से देखोगे तो एक्चुअली जब उस आदमी के अंदर से रे बाहर आएगा तो क्या होगा? द रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो वो रे जो आदमी का बाहर आ रहा है एयर में, दैट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसीलिए एग्जैक्टली तुम लोकेट नहीं कर सकते हो कि आदमी पानी के अंदर कहां पर है। क्यों? चूंकि रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हमें पता चलता। और एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये क्लास 12 में एससी वर्मा में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो जब तुम क्लास 12 में आओगे देन यू विल स्टडी अबाउट दिस। तो ये फेनोमेना जो है ना, अभी मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यूज होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम यानी एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो है वो 1.33 है, यानी वाटर इज मोर डेंसर देन एयर, हेंस द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल डिक्रीज एंड द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पे ये कंडीशन है, मेरा रे जो है मीडियम 1 में इंसिडेंट रे है और मीडियम 2 जो मेरा वाटर है वो जो वहां पे जो है रिफ्रैक्टेड रे है। तुम देख सकते हो इंसिडेंट रे जब पानी में आता है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है हमें क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है वो भी पता है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। देखो इस इक्वेशन को समझ जाओ। पहला जो रिलेशन है साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये एक रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि v1 डिवाइडेड बाय v2 मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? उसको हम लोग लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? v1 डिवाइडेड बाय v2। पहले ये जानो कि v1 डिवाइडेड बाय v2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो होगा, दैट इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। अच्छा, v1 डिवाइडेड बाय v2 को हम लोग लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय v2 अपॉन c डिवाइडेड बाय v1। c और c कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली इट विल बिकम v1 डिवाइडेड बाय v2। v1 ऊपर आ जाएगा और v2 जैसे नीचे है वैसे ही रह जाएगा, तो इट विल बिकम v1 डिवाइडेड बाय v2। लेकिन c डिवाइडेड बाय v2 क्या होगा? देखो c जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, यानी वैक्यूम में है c। तो c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 दैट इज वैक्यूम डिवाइडेड बाय v2। v2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो c डिवाइडेड बाय v2 जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय v1। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ऊपर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहां तक हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो दैट इज ये रिलेशन आपको याद रखना है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट। हम नहीं होगा तो वी विल आल्सो कवर दिस ऑन दी बोर्ड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। और समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, टेक अ नोट ऑफ दिस और इस पे सोचो। हम लोग इस पे अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है? पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। और दूसरा क्या है? द स्नेल्स लॉ ऑफ Snell's law और the second law of refraction। ये बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो होगा दैट विल बी साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल मीडियम 1 में डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इन मीडियम 2। इसका मतलब ये है कि अगर तुमको इंसिडेंस एंगल पता है और रिफ्रैक्टेड एंगल भी पता है तो यू कैन इजिली फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यू कैन इजिली फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जैसे तुम इमेजिन करो कि मान लो पानी है, तालाब एक रखा हुआ है, ठीक है, और उस पर एक इंसिडेंट रे जो है वो फॉल हुआ, ठीक है, और तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मेजर किया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेजर किया, देन यू कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हाउ? साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, and that will be equal to v1 divided by v2, that is a Snell's law, and that must be equal to mu2 divided by mu1। कैसे? अभी हम लोगों ने बताया था कि रिफ्रैक्टिव mu2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर है, डिवाइडेड बाय mu1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? mu2 डिवाइडेड बाय mu1 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय v2, फिर mu1 को लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाई v1। तो mu2 हो जाएगा मेरा c डिवाइडेड बाई v2 और mu1 हो जाएगा c डिवाइडेड बाई v1, और फाइनली वो v1 डिवाइडेड बाई v2 ही होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, ट्राई टू सॉल्व इट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नोट इट डाउन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर is equal to refractive index of medium 2 with respect to 1, and that is equal to velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2, and that is equal to refractive index of medium 2 with respect to medium 1 divided by refractive index of medium 1 with respect to air। तो n2 mu2 या n2 डिवाइडेड बाई n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर है, और n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग mu1 भी बोलते हैं, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ओके, अब एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? वाई? तो यहां पे लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो क्या होगा? इट विल ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आ रहा है, और ये जो है नॉर्मल है। तो व्हाट विल हैपन? द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर रिफ्रैक्टेड जो रे है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, और क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम देखो, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। अच्छा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है, तो क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विल रिड्यूस, कम हो जाएगी, है ना? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया हुआ है 3 × 10 का पावर 8 है, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग कैसे इसको करेंगे? देखो, यहां पे एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, इस पे नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम लोग को ये रिलेशन पता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हम लोग बोल सकते हैं साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या है? मेरा ग्लास है, और मीडियम 1 क्या है? एयर है। क्यों? क्योंकि एयर से ग्लास में आ रहा है, तो एयर मेरा हो गया मीडियम 1 और मीडियम 2 मेरा हो गया ग्लास। तो हम लोग यहाँ पे म्यू जो 2 है, इट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर है, और इसका वैल्यू कितना है? 1.50। तो म्यू 2 को हम लोग 1.50 लिख देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 क्या है? इट इज v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में वेलोसिटी कितनी हो रही है? 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय v2। v2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मिल जाएगा। प्लीज वर्क इट आउट।
तो ये एक इंसिडेंट रे है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आई बिलीव कि ये प्रॉब्लम जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, एंड वेरी इजली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, जो आंसर आया प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में ये आंसर सबको लिखना है कि व्हाट इज दी आंसर। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो और आपको पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्रिप्शन प्लस नोटिफिकेशन बेल पे जरूर आपको हिट करना है। नोटिफिकेशन बेल जो यहां पर है उस पर हिट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। डोंट फॉरगेट दिस, ताकि हम लोग डेली इस तरह का क्लास बना सकें और यू कुड बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर क्लास 10। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। कोई भी ऐसा नहीं है कि फ्री क्लास के नाम पे देयर इज अ फीस और एनीथिंग। ये एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसका फायदा उठाइए। एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड द सिमिलर, इसी तरह का सेम क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10 के लिए आ रहा है, फिजिक्स के लिए क्लास 10 के लिए आ रहा है, कि बायो के लिए क्लास 10th में आ रहा है, उसके बाद सोशल स्टडीज and all the subjects of class 10 will be covered like this. So please like and subscribe. आपका एक like और subscription can change your life forever. Plus जो गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे क्लास 10th के बाद, क्लास 12th के बाद, उसका भी अपडेट हम लोग देते रहेंगे कि आप 10th के बाद कौन कौन से एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 12th के बाद कौन कौन सा एग्जाम्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। तो ये सब चीज़ का टिप्स एंड हाउ यू कैन क्रैक ऑल दीज एग्जामिनेशंस, मैथमेटिक्स के टिप्स। Okay, we will cover all these in the coming class. So stay tuned. Thank you very much. This is MD Tausif Ibrahim from Advanced Mathematical Research behind Siya Babu Petrol Pump, Patna Gaya Road, Jahanabad. Thank you.